नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है दमदार 10 का। संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा में आज चर्चा का दूसरा दिन रहेगा। सरकार से लेकर विपक्ष अपना अपना पक्ष रख रहा है। इस बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत के एक बयान ने नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है। कंगना रनौत के प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा। कंगना रनौत ने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना अटपटा कुछ नहीं देखा, इतना भद्दा कुछ नहीं देखा। जो बात अंग्रेजी में लिखी हुई है मैं उसे हिंदी में पढ़ूंगी, लेकिन पहले आप जो उन्होंने लिखा है उसे एज इट इज समझ लें। उन्होंने क्या लिखा है पहले आप ये देखें। उन्होंने लिखा है unconventional career moves and they take accountability for their action. They have to cause they own and their own. मतलब वो पहले अपनी जनरेशन के बारे में बता रही हैं कि भाई बोल्ड और ताकतवर उसे कहा जाता है जो बड़े कदम लेता है, बोल्ड मूव करता है, ताकतवर दिखता है और अपने हिसाब से नए कदम उठाता है, अपनी जीवन की दिशा तय करता है। They don't do this at the cost of their parents and their families. वो अपने माता पिता के रहमो करम पर ये नहीं करता है। Here is a new generation of so-called westernized Indian women. बहुत गौर से इस बात पर ध्यान दीजिएगा। उन्होंने women की बात की है। उन्होंने क्या बोला है कि here is a new generation of so-called westernized Indian women, यानी कि जो पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, अब उनका एक नया सेगमेंट आ गया है। I call them जनरेशन गटर, यानी कि जिस जेनजी को हम बात कर रहे हैं वो उसे जनरेशन गटर कह रही हैं। सम ऑफ देम हैव नथिंग टू ऑफर टू द सिस्टम। दे आर नॉट गुड एट स्टडीज बट दे आर सो अगली। वो इतने गंदे, इतने खराब दिखाई देते हैं, इतने करप्ट हैं दैट दे कांट बी होम मेकर्स, यानी कि वो होम मेकर नहीं बन सकते, वो किसी की पत्नी नहीं बन सकते। Either but they proudly flaunt their freedom of having drugs, drinks, endless body counts and shamelessly live off their parents' earnings and constantly fight to live independent lives. यानी कि अपने माता पिता के पैसों पर पलने के बावजूद इतनी filthy, यानी कि घटिया भाषा, घटिया संस्कार, घटिया चरित्र, सारी बातों का लबो लुबाब ये है। अब ये जो बात है, ये आज दमदार 10 में मैं पहला विषय क्यों लेकर आई हूं, उसके पीछे का कारण ये है कि कंगना रनौत मिलेनियल है। मैं भी उसी एज ब्रैकेट में आती हूँ, मैं भी एक मिलेनियल हूँ। मेरे अंदर भी ग्रज है। मेरे अंदर ग्रज इस बात का है कि आखिर चाहे लड़की हूँ चाहे लड़के हों, सड़क पर भद्दी भाषा, गालियाँ, इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हैं। और सड़क पर ही क्यों, इतनी गंदी भाषा उनकी है क्यों, और कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये मेरा भी ग्रज है, हो सकता है कंगना रनौत का यही ग्रज है, लेकिन इस ग्रज का कहने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप पूरी की पूरी जनरेशन को ही गटर ठहरा दें। आप पूरी की पूरी जनरेशन से आने वाली लड़कियों पर आप एक टैग लगा दें कि उनके बहुत सारे रिलेशनशिप हैं, माँ बाप के पैसों पर पल रही हैं, अपने दम पर अपना चरित्र, अपना करियर बनाने की ताकत उनके अंदर नहीं है। डोंट कॉल देम जनरेशन गटर। जनरेशन गटर कहना ठीक नहीं है। इंस्टाग्राम, अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ये जो कंगना रनौत ने लिखा है, और ये 2 पोस्ट है, बहुत लंबी पोस्ट है, मैं क्या दोनों पोस्ट पढ़ के बताऊं, लेकिन ये इंस्टाग्राम पर जैसे स्टोरी डाली जाती है, व्हाट्सएप पर भी, इंस्टाग्राम पर उन्होंने स्टोरी डाली, लंबी चौड़ी स्टोरी थी। मैंने फिर जाकर चेक किया, वो स्टोरी अब वहां पर नहीं है। तो एक ये हो सकता है कि वो स्टोरी उन्होंने दबाव की वजह से डिलीट कर दी क्योंकि चौतरफा उनकी आलोचना हुई, पहली बात। और दूसरा ये हो सकता है कि भाई 24 घंटे के अंदर तो वैसे भी स्टोरी डिलीट हो जाती है, ये खुद ब खुद स्टोरी डिलीट हो गई। मसला ये है कि सरकार एक तरफ जनरेशन को, इस पूरी जेन ज़ी को अप्रोच कर रही है, और जेन ज़ी ही लिंगो में बोलूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज ट्राइंग टू बी अ सिग्मा बॉय, एक अच्छे व्यक्ति की तरह उन तक अप्रोच कर रहे हैं। और फिर जो कंगना रनौत कर रही हैं दैट इज एक्चुअली स्किबिडी, यानी कि बैड, खराब दिखाई दे रहा है।
देखिए, अब इसके दो पहलू हैं और दोनों पहलुओं को समझना होगा। है तो ये बहुत बड़ा विषय है, हम लोग की चर्चा और उसके समय से बहुत बियॉन्ड जाने वाली बातें हैं, ये जो जेन जी को समझने की बात है। लेकिन इसके दो पहलू हैं, दोनों की व्याख्या होगी। एक तो राजनीतिक पहलू है, इस समय मौजूदा घटनाक्रम में ऐसी किसी भी बात का जो पॉलिटिकल फॉलआउट होगा, एक वो पहलू है, राजनीतिक एक पहलू है। दूसरा एक सामाजिक और व्यक्तिगत समझदारी का मामला है। ये कोई नई बात नहीं है कि एक जनरेशन अपने से बाद वाली जनरेशन को अपने से खराब समझ रही है या अपने से कम समझदार समझ रही है। सर, एक बयान इनका है, वो बयान भी मैं सुना देती हूँ और फिर इस पर और चर्चा करेंगे। चर्चा की जरूरत है, हो क्या रहा है, आप सुने कंगना रनौत को। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे? अब आप बताएं सर, ये मैं जिस ग्रज की बात करी थी, ये वो ग्रज है। लेकिन आप गटर छाप जनरेशन नहीं कह सकते, आप गटर जनरेशन नहीं कह सकते। आप हर महिला को, हर पुरुष को, हर जेंसी को आप एक तरह से पेंट नहीं कर सकते। देखिए, ये मतलब एक जिस तरह से इनकी भाषा है और जिस भाषा की आलोचना कर रही हैं, जिस भाषा में, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। लेकिन जो हम कह रहे थे कि एक सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से हर पीढ़ी अपने से बाद वाली पीढ़ी को समझती है कि ये लोग कम समझदार हैं, ये लोग कम अच्छे हैं, ये लोग हमसे कम बुद्धिमान हैं, हमने ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखी हैं, हमारे समय में सारी चीज़ें अच्छी थी। ये हर जनरेशन समझता है कि हम, और इसी तरह से वो इमोशनल होकर याद करता है अपने समय की चीज़ों को कि हमारे समय में ऐसा होता था। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इन्होंने जो बात कही, इनकी जो नाराज़गी है या अगली पीढ़ी से इनकी जो समस्या है, वो उन सीमाओं को पार कर गई है। सबसे पहले इन्होंने कई बातें कही और बहुत लंबी बातें हो सकती हैं उस मामले में, लेकिन किसी ने कंगना रनौत को इस बात की जिम्मेदारी नहीं दी है कि समाज कैसा होगा, ये बच्चों का भविष्य कैसा होगा, ये अपने माँ बाप पर निर्भर हैं या आत्मनिर्भर होंगे, ये आगे चल के क्या बनेंगे, ये तय करने का अधिकार किसी ने कंगना रनौत को नहीं दिया है। ठीक है, और ये कैसे जानती हैं कि वो बच्चे आत्मनिर्भर नहीं है? आज क्या कमाई का और नौकरी का साधन वैसा ही है जैसा इसके पहले वाली पीढ़ी के पास था? ये समझ ही नहीं रहे हैं लोग कि तमाम फाउंडेशनल वैल्यूज, तमाम फाउंडेशनल जो इथोस हैं वो बदल गई हैं, वो है ही नहीं। इनके लिए पैसा इंटरनेट का विस्पर है। एक स्ट्रोक पर जितने पैसे ये लोग कमाते हैं, उतनी कमाई के बारे में सोच नहीं सकती पिछली पीढ़ी के पूरे लोग जो 12 घंटे मेहनत करते हैं। बिल्कुल ठीक एक स्ट्रोक पर, एक इंटरनेट के एक विस्पर है इनके लिए पैसा। मैं विमेन आइडेंटिटी पर आना चाह रही हूँ, और विमेन आइडेंटिटी पर बात करना इसलिए जरूरी है कि हमारे समाज में क्या है ना, हमेशा से ये हमारी मिलेनियल्स वाली जनरेशन हो या फिर अजीत जी हमारे साथ स्टूडियो में है, आपकी जनरेशन जेन एक्स है, उसके बाद इनसे और पिछली जो जनरेशन है, आप उन्हें बूमर्स कहें, फिर बेबी बूमर्स, तो ये जनरेशन, इसमें पुरुषों के पास हमेशा से ये अधिकार था या इसे नॉर्मल मान लिया जाता था कि अगर वो गाली दे रहा है, अगर वो थोड़ा अशोभनीय है, सड़क पर खड़े होकर उसने 10 लोगों के बीच में जहां पर महिलाएं और पुरुष भी खड़े हुए हों, अगर उसने बिलो द बेल्ट कोई बात कह दी तो यू विल एक्सेप्ट इट। ठीक है, ये बात बुरी लग सकती है अजीत जी, लेकिन ये सच, सामाजिक सच्चाई है कि आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब एक लड़की गाली देने लगती है तब आपसे वो एक्सेप्ट नहीं होता, आपको बुरा लगता है। क्यों? अरे सारी मर्यादाओं का जिम्मा, बोझ क्या लड़कियों ने, महिलाओं ने ही अपने कांधों पर ले रखा है? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। बहुत बुरा लगा कि अच्छा चलो महिलाएं गाली दे रही है, मैं तो लड़कों की भी गाली देने पर उतनी ही आहत होती हूँ जितनी लड़कियों की गाली देने पर होती हूँ। नहीं, जिस तरह जो तनु वेट्स मनु में जो कैरेक्टर प्ले किया है कंगना रनौत ने स्वयं, उस कैरेक्टर की कितनी लड़कियां दिखती हैं आपको? और जब उन्होंने किया था उस समय तो और भी नहीं दिखती थी। जो बोल्ड कैरेक्टर उनका है, जिस भाषा में वो बात करती हैं,
जो उनके पीछे पड़ा हुआ है उससे, या जो बाहुबली है जिससे उनके पहले अफेयर है, उस फिल्म की बात हम कर रहे हैं, तो वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल उस फिल्म में करती हैं, तो वो भी कैरेक्टर तो कहीं ना कहीं से उठाया गया होगा ना। वो कैरेक्टर ही एक्चुअली जेंजी कैरेक्टर, वही जेंजी कैरेक्टर है, बिल्कुल। तो अब उसकी और दूसरी बात ये है, जो अभी हम लोग जिस भाषा महिलाओं की बात आपने की, हम आपको बताएं कि हम लोग गांव से आए हैं, गांव और कस्बे से उठ करके, और हमने शुरुआती गालियां महिलाओं के मुंह से सुनी है। अब ये उन लोगों की समस्या हो सकती है जो लोग मुंबई में रहे, दिल्ली में रहे और समाज देखा ही नहीं उन लोगों ने। एक बड़ा समाज उसके बाहर रहता है, एक बड़ा समाज। हम गालियों के समाज शास्त्र पर पूरे दिन चर्चा कर सकते हैं, पूरे दिन चर्चा कर सकते हैं गालियों का जो समाज शास्त्र है और समाज में जो उसकी जगह है। लेकिन हमने सार्वजनिक जगह पर महिलाओं को गाली देते सुना, और वो इतना नॉर्मल था कि हम लोग को कभी इस बात को लेकर आश्चर्य नहीं हुआ कि ये कोई नई बात हो रही है। इसलिए ये जो अभी इनकी जो नाराजगी दिख रही है, वो हम अभी सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं। जिस भाषा में उन्होंने नाराजगी की है उनको आइडिया नहीं है, इतना मिसअंडरस्टूड है ये जनरेशन। इस जनरेशन को आप किस हिसाब से समझ रहे हैं? सारे हमने कहा कि फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट सारे ध्वस्त हो गए हैं। इनके लिए पैसे की कमाई एक इंटरनेट का विस्पर है, एक इंटरनेट, एक कंप्यूटर का कीबोर्ड है। इनके लिए ऑफिस का मतलब ऑफिस स्पेस में बैठना नहीं है, इनका लैपटॉप इनका ऑफिस है। इन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं किया, इन्होंने पूरे इंस्टाग्राम को जंतर मंतर बनाया था। ये वो पीढ़ी है जिसके लिए टाइम एंड स्पेस का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इनके लिए सफलता जो है, ये बात प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, लेकिन कंगना रनौत नहीं समझ रही है। सफलता एज और अनुभव का मोहताज नहीं है। ये समझ रही है कि जब 25 साल का होगा, कहीं नौकरी करेगा तभी आत्मनिर्भर होगा। 18 साल के बच्चे यूं चुटकियों में पैसे कमा रहे हैं सोशल मीडिया में। ये नहीं जानती हैं वो कि कह रही हैं कि आत्मनिर्भर नहीं है और अपने माँ बाप पर ये लोग आश्रित हैं। लोग, आप एक पूरी जनरेशन का अपमान कर रही हैं, 20 से 25% आबादी का अपमान कर रही हैं आप। और ये अपमान सिर्फ उनका नहीं है, आप उनकी अपब्रिंगिंग का अपमान कर रही हैं, उनके परिवार के लोगों का, उनके अभिभावकों का भी अपमान कर रही हैं। ये सोच समझ करके कोई भी ऐसी बात करनी चाहिए। और हर मिलेनियल बोलता नहीं है, हर जेनएक्स बोलता नहीं है, हर बूमर बोलता नहीं है, लेकिन वो देख सब रहा है। वो ये समझ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है, किसके चैलेंजेस क्या हैं। फिलहाल सरकार के सामने चैलेंज है कि वो यहाँ रिपेयर मोड में है और यहाँ पर डैमेज करने वाले ऐसे सांसद भी बैठे हुए हैं। लोकसभा में चर्चा के दौरान कल जेनजी की भाषाओं का खूब इस्तेमाल हुआ। आज मैंने भी वही कोशिश की अपने प्रोग्राम में। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने विपक्ष पर अटैक किया और कहा कि विपक्ष का सबसे बड़ा डिल्लू यानी कि डिल्यूजन, भ्रम यह है कि उन्हें लग रहा है कि युवा उनके साथ हैं, जबकि सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार हैं। अध्यक्ष जी, मैं जेनजी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, because of this issue opposition thinks that youth are with them. इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। अध्यक्ष जी, जो जेन जी है ना, ये मेरे मिलेनियल जनरेशन से भी तेज है। ये स्वाभाविक है, उनका एक्सपोजर, उनका शिक्षा, उनका जो एक्सपोजर है दैट इज फार फार हायर। जैसे पता चल जाते हैं उनको जो सच नियत का है, जो कैसा है, दे गेट टू नो। और मैं बता रहा हूं अध्यक्ष जी, ये जो आज के जमाने का युवा है और सबसे तेज है, वो युवा वो जानते हैं कि अगर कोई उनके पक्ष में काम कर रहा है तो वो मोदी है और मोदी सरकार है। क्यों करवा रहे हो? जिनके जबान पे शहीद आजम भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां, एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे, जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। ऐसी हमारा अगली पीढ़ी, हमें गौरव है हमारी अगली पीढ़ी पे। लेकिन 12 साल की आपकी सरकार के बाद हमारा भविष्य, देश का भविष्य, अगली पीढ़ी चौराहे पे आ गया। ये आपकी 12 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते,
तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए पीएम आवास पर। अरे सुनो, आगे आगे आगे, आप अपना समाप्त फोमो होने के बाद, फोमो होने के बाद लहू, इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू, डॉक्टर श्री डेलुलू, डेल्यूशन, डेल्यूशन। श्रीकांत जी, इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे श्रीकांत जी, आपका समय हो प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद, लेकिन छात्र तो कोई आए नहीं। अब आप एक बहुत बड़ा चेंज देख रहे हैं और वो पार्लियामेंट का चेंज इस लिहाज से है कि वोकैबुलरी नई है, बात नई सी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सज्जन जी, ये प्रयास क्या, ये नई भाषा जो ट्रेंड में मिलेनियल्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये रियल में फोमो पार्लियामेंट में दिख रहा है। ये हर कोई चाह रहा है कि कुछ, और उसमें पैरोडी भी हो जा रही है। लेकिन देखिए, एक बात यहाँ पे स्पष्ट है। पहली बात, इस जनरेशन ने ये संदेश दिया है कि भाई उनके अपने मानक हैं सामाजिकता को तय करने का और राजनीतिक मानकों को तय करने का, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इसमें कोई जनरेशनल गैप उस तरीके का नहीं है। इसमें बहुत सारे मिलेनियल्स हैं, जितने जो स्विगी से ऑर्डर हो रहे थे, जोमेटो से ऑर्डर हो रहे थे, जितने जो लोग हैं, पेरेंट्स वहां पे आके फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, वो कौन है? सब मिलेनियल्स हैं, जनरेशन एक्स वाले लोग हैं। तो उस तरीके से एक जनरेशनल कोलैबोरेशन भी है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि नैतिकता के मायने में इनके भाषा के ऊपर आपत्ति हो सकती है, लेकिन उसके कारण इस पूरी पीढ़ी को नकारना, उनके पेरेंटिंग को नकारना, जो अभी अजीत जी बात कर रहे थे कि इनके माता पिता को एक्सपोज करो, क्या किया है। सर, मैं इसे अब नंबर गेम में लेकर आती हूँ। नंबर गेम यानी कि आज की तारीख में यदि चुनाव हो जाए, आज की तारीख में यदि चुनाव हो जाए तो आज सरकार की स्थिति क्या है और विपक्ष की स्थिति क्या है। मैं इसमें बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ, मैं उद्धव ठाकरे की बात कर रही हूँ, मैं तेजस्वी यादव की बात कर रही हूँ। आज की तारीख में इनकी स्थिति क्या है? केवल वोकैबुलरी से तो युद्ध आप नहीं जीत सकते। नहीं, वो तो पैरोडी हो रहा है। देखिए, वो एक मौसम चलता है कि अब अचानक नेपाल में जो घटना हुआ, उसके बाद जेनजी टर्म पॉपुलर हो गया, और अपने यहाँ जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, उसके बाद हर कोई इनकी लिंगों को एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है कि ये जो जनरेशन है, ये ना तो किसी आइडियोलॉजी से बंधा हुआ है और ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से परमानेंटली अपने आप को बांधता है। इसका रेफरेंस, इसका अपना अनुभव है। वैसी स्थिति में आज अगर हो जाए तो संख्या की दृष्टि से, चूंकि जिसे आप जेनजी कह रही हैं, और उसमें थोड़ा और भी 15 से 30 साल वालों को आप जोड़ लें तो 25%, 1/4 आबादी है इनकी, मुखर है, और इनके ऊपर एक डिजिटल सॉलिडेरिटी भी है जो कि रिफ्लेक्ट हो सकता है एक्शन में। वैसी स्थिति में हर पार्टी जो है वो ये केयरफुल है कि इनको साधिए, और वही आपका दिख रहा है। लेकिन सवाल यहां यह भी दिख रहा है कि इनके इमेजिनेशन में जब बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जैसी पार्टी को एहसास कमतरी हो रही है कि उन्हें अपनी स्ट्रेटजी बदलना पड़ रहा है, तो विपक्षी पार्टियों को तो आप हाल जानते हैं, वो तो कहीं नहीं। बीजेपी जो, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जो युवा शक्ति और यूथ एज अ फैक्टर को हमेशा साधते रहते हैं, जब उन्हें अपनी स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन की चेंज करनी पड़ी जी, तो आप विपक्षी पार्टियों की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह, देखिए, अभी भी विपक्ष पीछे ही दिखाई दे रहा है, निश्चित पीछे दिखाई दे रहा है। चूंकि लैंग्वेज में कोई ये नहीं, ये तो आप परफॉर्मेटिव एक्शन कर रहे हैं ना, परफॉर्म कर रहे हैं उनकी लैंग्वेज में। मैं तो सर कल पूरे पार्लियामेंट में जो चर्चा हुई उसी के आधार पर ये कहूं कि शिक्षा में सुधार कैसे हो, परीक्षा तंत्र में सुधार कैसे हो, विपक्ष के पास इस पर दिए जाने वाले सुझावों की मैं सोच रही थी कि शायद कोई सुझाव आएगा, लेकिन कोई सुझाव नहीं था। केवल वो आरोप थे जो सरकार के ऊपर लगे। अब मसलन बात प्रियंका गांधी की कर ले तो प्रियंका गांधी के 3 टारगेट थे। पहला टारगेट पैलेट गन के मामले में उन्होंने अमित शाह को किया, जो लाठीचार्ज हुआ उनके टारगेट पर अमित शाह थे। लेकिन दूसरा उनका निशाना जो था वो सीधा सीधा प्रहलाद जोशी पर था, नए शिक्षा मंत्री पर था। शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने कटाक्ष किया और फिर सदन में हंगामा भी हुआ। तीसरा जो मसला प्रियंका गांधी ने उठाया है, वो तीसरा मसला उनका सीधे सीधे जो पूरी कार्यप्रणाली इस सरकार की रही है उसे लेकर था। लेकिन पहला ये जो दूसरा हिस्सा है प्रहलाद जोशी का, वो आपको बता देते हैं क्या कहा प्रियंका गांधी ने
और फिर उसका राहुल गांधी ने कैसे सपोर्ट किया और फिर प्रहलाद जोशी ने किस तरीके से उस पर रिएक्ट किया। शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया। यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ, और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them, but he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing. ट्रेंड जो है वो प्रियंका गांधी ने सेट किया, उसको आगे बढ़ाएंगे राहुल गांधी, और आज लोकसभा में राहुल गांधी के भी बोलने का दिन है। कैसे डिफेंड करेगी सरकार? देखिए, सरकार अब ऑथेंटिकेट करने की बात कही है, ये बिल्किस बानो वाला मामला है जो सब हम लोग जानते ही हैं। जब उनके गुजरात के चुनाव से ठीक पहले उन सब लोगों को रिहा किया गया था, हमको जहां तक लग रहा है 22 के चुनाव के पहले रिहा किया गया था उन सब लोगों को, 11 लोगों को जो उसमें आरोपी थे। उसका मुकदमा फिर आया बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में भी, बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो वो एक मामला है। उस समय उनकी रिहाई को लेकर के बहुत विवाद हुए थे। तो हो सकता है कि इन्होंने, अब हमको एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है कि किस समय अब प्रियंका गांधी वाड्रा करें कि मकर द्वार पर खड़े होकर के उन्होंने कहा था। तो अगर उन्होंने कहा था, मतलब स्वागत की बात करें धर्मेंद्र प्रधान के, माफ करिएगा, और इनके लिए करें कि उन्होंने उन रेपिस्टों की जो बलात्कारी थे उनकी रिहाई का समर्थन किया था, उनको समय से पहले रिहा किया गया था। तो अब ये एक मामला अलग है बिल्कुल। इनसे जो प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, उसके पहले ही कांग्रेस की एक स्ट्रेटजी उनको डिस्क्रेडिट करने की है। उनको पता है कि एजुकेशन का मामला जो है वो युवाओं से जुड़ा हुआ है, छात्रों और युवाओं से, जिस जेनजी की बात कर रहे हैं हम लोग, उनसे जुड़ा हुआ है, और वो इससे आंदोलित हो सकते हैं। उनको ये बात, वो भले हो सकता है कि नहीं और इस बात की पुष्टि न करें, लेकिन उनको इस बात से लग सकता है कि ये कैसा आदमी, जब एक हमारे दबाव के बाद हटाया तो कैसे आदमी को चुना। दरअसल एंटी विमेन पेंट करना, जिसमें कंगना रनौत का पोस्ट और प्रहलाद जोशी का वो पुराना बयान। देखिए, परसेप्शन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब प्रहलाद जोशी पहले भी मंत्री थे, तो उनके शिक्षा मंत्री बनने से ही उनके चरित्र का मापदंड तय नहीं होगा ना। अगर आपको उनके, इफ ही इज अ फिल्दी मैन, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रियंका कह रही हैं, तो जब वो शिक्षा मंत्री के अलावे जो बाकी उनका कार्यभार है उस पर आपको आपत्ति क्यों नहीं है? अगर उनका चरित्र सही में मंत्री बनने लायक नहीं है तो शिक्षा तो यहां पे निश्चित तौर पे ये एक स्ट्रेटजी है कि आप परसेप्शन कॉन्स्टिट्यूट करें कि जो व्यक्ति है बोनाफाइड नहीं है। लेकिन दूसरी बात इसमें आपत्तिजनक, देखिए, चलिए ये तो पॉलिटिकल सरगर्मी है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, गांधी परिवार को आप कुछ कहें, वो बदले में कुछ कहें। IIT के डायरेक्टर, उनके बारे में जो प्रियंका गांधी जी का बयान आया कि वो गौमूत्र विशेषज्ञ हैं, आपने उनकी विशेषज्ञता जो है उसको एक बार बायोडेटा देख लेते, सब कुछ कर लेते। तो केवल ये प्रहलाद जोशी तक नहीं रुक रहा है। अगर केवल पॉलिटिकल इंटरचेंज होता तो वो समझ में आता है, क्योंकि आज के दौर की मैं 3 जो टारगेट कह रही थी कि एक अमित शाह थे, दूसरे प्रहलाद जोशी थे, तीसरे दरअसल वो टास्क फोर्स है और वी कामाकोटी है। प्रियंका गांधी का सदन में दिया गया कल का बयान दर्शकों को सुनना चाहिए। इस नई कमेटी में तो एक एक्स-IB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं।
इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। अब वी कामाकोटी, जिनको इन्होंने गौमूत्र विशेषज्ञ कहा, वो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। और सिर्फ आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर नहीं हैं, जो शक्ति सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था उसके टीम को लीड वो कर रहे थे। आज भारत कंप्यूटर विज्ञान की दिशा में अगर आत्मनिर्भर बन रहा है, सेमीकंडक्टर की दिशा में आत्मनिर्भर बन रहा है, तो उसमें वी कामाकोटी का भी एक श्रेय उन्हें दिया जाता है। पद्मश्री से सम्मानित एक व्यक्ति को आप गौमूत्र विशेषज्ञ कह रहे हो, क्यों? क्योंकि वो आपकी आइडियोलॉजी से वाकिफ नहीं है या उसके सहमत नहीं होता है? अभी हम लोग वही बात कर रहे थे कि ये जो शॉक एंड ऑ स्ट्रेटजी है कि आप चर्चा में आए, रिडिक्यूल करें किसी को, तो हमने कहा कि आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी, जो अभी प्रहलाद जोशी हो या कोई भी हो, इवन प्रधानमंत्री हो, जब वहां पे करते हैं तो एक उसका संदर्भ समझ में आता है कि वो तल्खी है। लेकिन जब आप देश के वैज्ञानिकों के बारे में जब इस तरह की तल्खी और इस तरह का रिडिक्यूल, हास्यास्पद बयान देते हैं, वो भी इस कारण से कि मजाक उड़े, तो ये आपकी मंशा को भी दिखाता है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता। और ये पहली बार नहीं है, कई बार हमारे वैज्ञानिक हैं, इसरो से मुकुंदा, या मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने एक वक्तव्य में, जेएनयू में वक्तव्य था, उन्होंने बताया कि जब हमारा पहली बार इनिशियल जर्नी सफल नहीं हुआ तो हम सारे वैज्ञानिक जो हैं साईं बाबा के पास गए और वहां पे बैठे हुए, मैं सब जो प्रख्यात अभी की हिस्टोरियन है, मैं नाम उनका नहीं ले रहा हूं, वो भी थी वहां पे, ठीक है, जो उसके बाद ठहाके उसमें मरे और सबकी जो हंसी उसमें छूट रही थी। अरे सफलता की स्टोरी है, उसमें वो बता रहे थे, वो क्षण भी आता है जब जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके अपने विचार होते हैं, चाहे वो बाकी अल्टरनेटिव आपकी पद्धति हो, धर्म का मामला हो, उनकी आस्था का मामला हो, करते हैं, तो ये मखौल उड़ाए जाने की जो मानसिकता है ना, ये बहुत ही अफसोसजनक है। और ये दिखाता है कि यहाँ पे गंभीरता आपकी कतई नहीं है, कोई भी हो ये उसका मजाक उड़ाएंगे। दरअसल जो वी कामाकोटी का ये पुराना एक बयान है जिसमें उन्होंने गौमूत्र के फायदे के बारे में बताया था, उसमें भी उन्होंने साइंस की जो सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन है, जर्नल है नेचर, उसमें भी छपे हुए 5 जर्नल्स का उदाहरण देते हुए ये बात कही थी। लेकिन राजनीति है, ये शोध आधारित थोड़ी ना है, ये तो विचारधारा आधारित है। कोई कमेंट्स? बिल्कुल नहीं, और उसमें इन बातों का कोई मतलब नहीं है। उनके पूरे करियर में हो सकता है कोई एक बात आपकी आइडियोलॉजी के उलट लगी हो, आपको लगा हो कि ये हमारी आइडियोलॉजी से सूट नहीं करता है, या ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के नजदीक है जिसको बीजेपी प्रोपोगेट कर रही है। ये हो सकता है कोई एक चीज उनके जीवन की ऐसी बात हो। हम तो देखते हैं कि इसरो के लोग जब वो कोई भी सैटेलाइट छोड़ना होता है तो उसके पहले मंदिर जाते हैं लेकर के, उसकी कुछ एक प्रोटोटाइप लेकर के मंदिर में जाते हैं, भगवान तिरुपति बालाजी के पास जाते हैं। तो ये इसके लिए आप उनका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं ना। इनकी उपलब्धियां देखिए, शक्ति प्रोजेक्ट की आपने बात की है, एआई सेमीकंडक्टर को लेकर के जो इन्होंने काम किया है, और इसी मद्रास आईआईटी से पढ़ा है इन्होंने, पढ़ाई की है इन्होंने मास्टर्स वहीं से किया हुआ है। तो एक व्यक्ति जो इतना पढ़ा लिखा है, छात्रों को समझ रहा है, एजुकेशन को समझ रहा है, टेक्नोलॉजी को समझ रहा है, उसके योगदान को देखिए ना आप। जो हाई पावर्ड कमेटी क्या रिकमेंडेशंस देती है, आप उस पर जज करिएगा उनके रिकमेंडेशन को। आप एक बुक को उसके कवर से, और वो भी कवर के छोटे से हिस्से से जज कर रही हैं।